और ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में बिना वक्त गवाए एक एक करके सारे सवाल हम आपको दिखा देते हैं। भारत नेपाल के रिश्तों को क्या तोड़ देगी चीन की रिश्वत? जी हां, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्ते, सदियों पुराने रिश्ते, क्या चीनी मिलावट इन रिश्तों को तोड़ देगी? दूसरा बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या चीन समर्थक राजनीति जो केपी ओली ने की, उनके जाने के बाद क्या नेपाल में इस पर विराम लग जाएगा? जिस तरह से केपी ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार आई है, क्या वो दरार भर पाएगी? क्या ओली के हटने से नेपाल में चीन का अतिक्रमण हट जाएगा? और ओली सरकार पर क्या ये कहा जाए ये संकट जो है इस वक्त वो मेड इन चाइना की वजह से है? इसीलिए ये वो सवाल जो हम लगातार उठाएंगे। सबसे पहला सवाल जो है हमारा इन सवालों में वो यही है कि भारत नेपाल रिश्तों को तोड़ेगी क्या चीन की रिश्वत? जल्दी से आपको बता देती हूं, केपी ओली पर जो 4 बड़े आरोप लगे हैं वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। एक तो ये कहा गया कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, जी उन पर जबरदस्त दबाव था, उसे एड्रेस करने के लिए भारत विरोधी नीति को अपनाया। और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, एक एक कर इन तमाम बातों पर, सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मनजीव सिंह पुरी जी हमारे साथ हैं, नेपाल में भारत के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, कुछ महीनों पहले ही सर हिंदुस्तान वापस लौटे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र केएस हैं, एडिटर हैं नागरिक टाइम्स के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर निर्मलानी अधिकारी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं काठमांडू से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनजीव सिंह पुरी जी, आप ही के साथ इस बात की, इस चर्चा की, इस डिस्कशन का मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिन दो देशों के रिश्तों की बात यहाँ पर कर रहे हैं वो सदियों पुराने रिश्ते हैं। वो ऐसे रिश्ते हैं जिनमें पासपोर्ट का बंधन नहीं रहा। वो ऐसे रिश्ते हैं जहां पर नेपाल से आकर लोग गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं और नेपालियों के नाम पर ये गोरखा रेजिमेंट है। यहां पर हम जब बात करते हैं तो हम राम बारात की बात करते हैं जो अयोध्या से निकलकर जनकपुर तक जाती है। तो ये इतने पुराने धार्मिक, एक सांस्कृतिक, इतने प्रगाढ़ संबंध, क्या हो गया ऐसा कि दरार आ गई? अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं इनका शायद दुनिया में कोई भी ऐसा मिसाल नहीं है। ये रिश्ते जो कहते हैं भूगोल से जुड़े हुए हैं, ये इतिहास से जुड़े हुए हैं, ये लोगों के बीच के रिश्ते हैं और बहुत ही अटूट हैं। मैं मानता हूं कि आज के दौरे में जबकि जिसको कहते हैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक किस्म का दरार आ गया है इंडिया और नेपाल के बीच में, तब भी हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारे लोगों के लेवल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो रहेंगे स्ट्रांग। अब मैं आपको 1 मिनट ज़रा थोड़ा सा कहूँ। केपी शर्मा ओली जी ने एक सरकार बनाई जिसमें 2 पार्टियों का गठन हुआ 2017 में। उन्होंने इलेक्शन लड़ी, बहुत शानदार उनकी जीत हुई। लेकिन इस इलेक्शन के दौरान प्रचंड जी और उनका जिसको कहते हैं एक किस्म का पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था। अब उस एग्रीमेंट कितनी देरी चलता है ये तो कोई भी कहीं भी राजनीति में नहीं चलता कि हर समय चलता रहे। अब ओली जी कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं ही बैठा रहूंगा। प्रचंड जी जरूर चाहते होंगे कि आप हटिए, मेरी बात। इस सारे ये है जिसको कहते हैं बेस। नेपाल की राजनीति में ये हमेशा रहा है कि मेरी बारी, आपकी बारी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये ऐसे चलता रहा है। इस सारे गेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भारत है वो वहां पर एक ऐसा किस्म का एक जिसको कहते हैं प्ले बोर्ड है। भारत के ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ट राजनीति वहां चलती है। अब इसका बहुत सारे कारण है, उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को किसी तरीके से भारत को चुनौती देखते नजर आ जाएं तो आपका पलड़ा भारी हो जाता है वहां पर। केपी शर्मा ओली जी ने भी यही कोशिश की। ये इनफैक्ट पिछले 1-1.5 महीने से वो कोशिश करी जा रहे हैं। इसके कारण उन्होंने एक ऐसी चाल चल दी जिसके कारण उनको कभी लोग ये नहीं भूल पाएंगे कि इन्होंने भारत और नेपाल के बीच में जो आती हैं हर रोज की पॉलिटिकल टेंशन, आप उसको यूज करें, उसके बीच में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी। ये जो नक्शे में उन्होंने भारत की एक टेरिटरी को नेपाली टेरिटरी दिखा दी। मैं आऊंगी आपके पास, आपने नक्शे का जिक्र किया है, नक्शे पर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक नेपाल में मौजूद रहा उसका आप बहुत ही अहम हिस्सा भी रहे। यहाँ पर अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच संबंध, जब मैं कहती हूँ प्रगाढ़ संबंध रहे तो मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। जैसा कि पहले ही मैंने हाईलाइट किया, दोनों ही देशों के लोग बिना किसी पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। रोटी और बेटी का रिश्ता, जी हाँ, शादियां हो सकती हैं, कामकाज के लिए लोग आ जा सकते हैं, धार्मिक
और सांस्कृतिक रिश्ता, ऐतिहासिक संबंध आप इसे समझिए। जनकपुर में भगवान श्री राम की शादी हुई थी, राम बारात का मैंने जिक्र किया, हर साल ये बारात निकलती है। केदारनाथ मंदिर का देखिए धार्मिक संबंध है, केदारनाथ मंदिर का किस तरह से आधा भाग पशुपतिनाथ मंदिर में है। पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। नेपाल के गोरखाओं के नाम पर कैसे भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है, बड़ी संख्या में नेपाल मूल के सैनिक गोरखा रेजिमेंट में तैनात भी हैं। ये हम आपको सामरिक संबंध बता रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि क्या ऐतिहासिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, सामरिक संबंध है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल यही है, जब इतने गहरे संबंध हैं तो फिर ये दरार कैसे आ गई? जी बिल्कुल आदित्य, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जी न्यूज टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, और नमस्कार भी करना चाहूंगा मंजीव सिंह पुरी साहब को। कुछ समय पहले तक वो हमारे नेपाल के राजदूत थे भारत के लिए। और मैं अपना बात रखना चाहूंगा। मुझे ये लगता है कि ये हमको खुद कुछ सवाल पूछनी चाहिए कि ये अवस्था आई क्यों। कहीं ना कहीं भारतीय डिप्लोमेसी में कमजोरी हो गई, या कहीं ना कहीं भारतीय डिप्लोमेसी जिस तरह से करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। इसमें भी हो सकता है। हम लोग ज्यादातर बात चाइना को लेकर करते हैं कि चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसी को लेकर हम बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। तो खत्म ये होती है कि भारत का जो रुतबा था नेपाल के ऊपर या नेपाल में पहले से, वो अभी क्यों कम हो गया, या भारत का कुछ डिप्लोमेसी क्यों कमजोर हो गई, या भारत का डिप्लोमेसी जो पहले वाला अवस्था था वो अभी क्यों नहीं है। ये सवाल भी पूछना जरूरी हो गया। एक बात ये है। दूसरा ये है कि आपको ये पता होगा कि पहले भारत में भारतीय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और नेपाल में नेपाली कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यानी कि कांग्रेस टू कांग्रेस का एक संबंध बना हुआ करता था। लेकिन अभी नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका मेन उद्देश्य ही कम्युनिस्ट विरोधी उद्देश्य है। तो ये दो विचारधारा के कारण से, और डिप्लोमेसी चैनल में जो पहले वाला एक रटी रटाई बयान है, रोटी बेटी का संबंध, धार्मिक संबंध, ये पहले वाला अवस्था था। जैसे कि भारत में ये कहा जाता है नया वाला कि क्या है? हम अब अच्छा, रोटी बेटी पुराने वाला है, रोटी बेटी पुराने वाला है, नया वाला क्या है वीरेंद्र जी? नया वाला चीनी मिलावट है, नया वाला चीनी मिलावट है, ये कहा जाता है। नहीं, नया वाला चीनी मिलावट है। इसी तरह से ओली साहब ये साबित करना चाहते हैं कि हम नया नेपाल है। नया नेपाल जाहिर सी बात है कि पीछे जो बैकअप होगी ही, ऐसा नहीं कि बैकअप नहीं है। तो बैकअप में जो पहले अवस्था था भारत का, वो अभी कमजोरी दिख रहा है, भारतीय डिप्लोमेसी कमजोरी दिख रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि आप उस नेपाल की बात करते हैं यहाँ पर लग रहे वीरेंद्र जी। मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। मैं चाहती तो आपको बहुत पहले इंटरप्ट कर देती जब आप भारत की डिप्लोमेसी को अटैक कर रहे थे, लेकिन सुनिए मेरी बात। ये नया नेपाल है जिसमें चीन की पूरे तरीके से अतिक्रमण हो चुका है। ये नया नेपाल है जो इंडिपेंडेंटली अब कुछ सोच नहीं पाता है, चीन के इशारे पर काम करता है। ये नया नेपाल है जो सदियों पुराने संबंधों को दरकिनार कर देता है। ऐसे ही नेपाल को देखना चाहते हैं आप? ऐसे ही नेपाल को जो दोस्ती तोड़ने में चीनी रिश्वत के माध्यम से? बिल्कुल नहीं है। नेपाली, कोई भी नेपाली ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए भारत के साथ एक रिश्तेदारी है। ऐसा नहीं कि भारत के साथ सिर्फ कूटनीतिक संबंध है, भारत के साथ एक रिश्तेदारी भी है। भले ही दो देश के सरकार एक अपनी जगह पे रिलेशन खराब कर ले तो आम पब्लिक में उसमें कोई असर नहीं पड़ेगी, लेकिन भले ही दूसरा देश का सवाल हो जाए, दो देश का सवाल हो जाए, तो वहां एक सोचने की असमंजस हो जाती है। यही मेरा पॉइंट था। अच्छा हुआ आपने देश की जनता का जिक्र किया, अच्छा हुआ आपने देश की जनता का जिक्र किया, क्योंकि मेरा सवाल यही है, जो ओली जी एक्ट कर रहे हैं चीन के इशारों पर, कभी नेपाल की जनता से उन्होंने कुछ पूछा है? नेपाल की जनता की सहमति ली है? नेपाल की जनता की रजामंदी है इसमें? लेकिन आपने डिप्लोमेसी को लेकर सवाल पूछा। मंजीव सिंह पुरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीव सिंह पुरी जी, दीजिए जवाब सर। अदिति जी, देखिए ऐसा है, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि भारत का पलड़ा नेपाल में हमेशा भारी रहता है, क्योंकि लोगों के स्तर पे ये हमारे बहुत जबरदस्त वहां पर संपर्क हैं, और इन संपर्क को हम लोग चाहें भी तो इनको नहीं तोड़ सकते। लेकिन कूटनीतिक और सरकारों के लेवल के जो रिश्ते होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप नोट करिए, ओली जी ने दो चीजें की जो दो देश बिल्कुल इतने घनिष्ठ नेबर होते हैं उसके बीच में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक है जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात है। देखिए, थोड़ी बहुत डिस्प्यूट जरूर होती रहती है, ये कोई आम बात है, लेकिन आप एक जिसको कहते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन करिए, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं अनटेनेबल, नॉट एक्सेप्टेबल चीज, और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी चीज शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, उन्होंने अभी हाल ही में अपनी जो नागरिकता का जो लॉ है उसको बदला है, और जो भारत से या किसी और देश से लेडीज आती हैं जिनकी नेपाल में शादी होती है, उनको नागरिकता के लिए अप्रूवल करने का 7 साल का समय दीजिए।
अब आप नोट करिएगा, दो चीजें बहुत अहम होती हैं, दो देश जो बिल्कुल इतने घनिष्ठ हों और ज्योग्राफिकली लिंक्ड हो। एक होती है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, दूसरा होता है लोगों के बीच में। अब दोनों के बीच में आप दरार डालने की कोशिश, मेरा ख्याल इसे मानेंगे नहीं और मान भी नहीं रहे। इसी कारण ओली जी को और उनके अपनी जो पार्टी है उसके बीच में अब बहुत बड़ी चुनौती आ रही। आपने राष्ट्रवाद का नाम लेके मैप वगैरह तो कर दिया, ये कानून भी बना दिया, लेकिन इसके बाद एकदम लोग सोचते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी सोचते हैं कि भैया जो हमारा सबसे अटूट रिश्ता है, जो रिश्ता हमें फायदा देता है, जो रिश्ता हमारा नेचुरल रिश्ता है, आप उसमें दरार डाल रहे हैं, ये तो नहीं चल सकती गेम। तो इसलिए उनको बहुत बड़ी चुनौती है अपनी ही पार्टी में, अपने ही बीच में, और भले ही बाहर से उनको जो भी समर्थन मिले ना मिले, लेकिन जो एंड की बात है, डेमोक्रेसी है नेपाल, डेमोक्रेसी भी बहुत जबरदस्त है, नई डेमोक्रेसी है, इसलिए उसमें बहुत तीव्रता होती है, लोग बड़ी उत्सुकता से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप नोटिस करिएगा, ओली जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने, जो मैं मानता हूँ, एक आसान माफी के साथ